तो अभी हम केस स्टडी देखेंगे सेल के लिए, ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले बेसिक केस स्टडी देखेंगे, जिसमें है केस स्टडी सेल एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। टाइटल है द मिस्ट्री ऑफ बोन अंडरस्टैंडिंग व्हाई सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम मिस्ट्री सोल्व करेंगे कि ये जो घाव लगता है हमारे अंदर, कोई भी घाव जब लगता है, हाथ में लगता है, तो कैसे वो हील हो रहा है, कैसे वो अच्छे से रिकवर हो रहा है। अगर हम सिनारियो देखें पूरा केस स्टडी का, तो एक राहुल है, 19 साल का है, कॉलेज स्टूडेंट। तो एक्सीडेंटली इसका जो फिंगर होता है उस पर कट लग जाता है जब वो कुकिंग कर रहा होता है, खाना बना रहा होता है। तो सबसे इनिशियली तो पेनफुल होता है, खून बहता है। फिर जब जैसे जैसे 2-3 दिन हुए, वो जो घाव था वो धीरे धीरे भरता गया और नई अच्छी वाली स्किन आ गई। और आफ्टर 2 वीक्स द कट इज ऑलमोस्ट इनविजिबल। फिर वो जो कट था वो दिखना भी बंद हो गया। तो क्यूरियोसिटी ये होती है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। हाउ डज राहुल ने फिर कन्वर्जेशन स्टार्ट की उसके बायोलॉजी के प्रोफेसर के साथ, क्योंकि वो कॉलेज में था। तो क्वेश्चन ये था राहुल का कि हाउ डज माई बॉडी नो हाउ टू हील इटसेल्फ, कि मेरी बॉडी को कैसे पता चला कि इसको हील करना है। एंड उसको ये कहते पता चला कि वहीं कट लगा है और वहीं मुझे काम करना है, रिपेयर सिस्टम ही पूरा रिपेयर भी वहीं करना है। तो फिर उस प्रोफेसर ने एक्सप्लेन करना चालू किया कि कैसे हो रहा है। चलिए उसको थोड़ा विजुअली समझते हैं। तो ये राहुल और प्रोफेसर की कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, ये आप देख सकते हैं। कि सबसे पहले इंजरी हुई, यही हम समझ जाए कि स्टेप प्रोसेस की पूरी प्रोसेस कैसे हुई। तो सबसे पहले इंजरी हुई, ये आप देख सकते हैं, बड़ा घाव है। तो यहाँ ऑब्वियसली सबसे फंडामेंटल यूनिट तो सेल्स ही है। तो ये एपिडर्मिस है और ये डर्मिस है। तो ये जो स्किन लेयर है उसके अंदर पूरा घाव हुआ। तो ये छोटे छोटे सेल्स दिख सकते हैं आपको। तो उसमें डैमेज होना चालू, और कई सेल्स जो है वो डेड हो गए। उसके बाद सिग्नल रिलीज हो गए। क्यों? जो डैमेज सेल्स होते हैं वो केमिकल सिग्नल्स की तरह काम करते हैं, और वही सिग्नल्स आसपास के जो सेल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये सेल्स जो है वो डेड हो गए, तो वही सिग्नल एज ए सिग्नल आसपास के सेल को सिग्नल देता है कि भाई यहाँ कट लगा है, यहाँ रिपेयर की जरूरत है। तो फिर वही जो हेल्थी सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स जो अच्छे होते हैं, जिसपे कट नहीं लगा होता है, ये वाला एरिया यहाँ खत्म है। तो वो वाले जो सेल्स होते हैं वो माइटोसिस की प्रोसेस से सेल डिवीजन चालू करते हैं। यानी कि 1 से 2 होना, 2 से 4, ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं। फिर जो नए सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, यानी कि वो जो सेल्स होते हैं वो मूवमेंट करना चालू करते हैं जहां घाव लगा होता है। तो वहां जमा होना चालू कर देते हैं वो एरिया को पूरा कवर कर लेंगे वो नए सेल्स जो भी बनते हैं ना वो। फिर जैसे ही हीलिंग कंप्लीट हुआ, पूरी की पूरी नई सेल्स की जो लेयर होगी वो बन गया। आप देख सकते हो अभी, तो पहले वाला जो घाव था वो, और अभी देखो कितना चेंज है।
नॉर्मल कंडीशन में आ गई, सारे लेयर बन गए नॉर्मल से। तो हेल्दी टिश्यू बन गया पूरी की पूरी लेयर। और थोड़ा इस केस को समझते हैं। तो हमने देखा कि कुछ सेल्स डैमेज हुए, कोई डिस्ट्रॉय हो गया, हेल्थी सेल्स ने डिवाइड करना चालू हो गया, फिर न्यू सेल्स रिप्लेस द डैमेज वन, जो डैमेज की जो जगह थी उसमें नए सेल्स आ गए, और वो जो वाउंड था वो ग्रेजुअली हील्स हो गया, यानी कि जो घाव था वो फिर से ठीक हो गया। तो ऐसा ही होता है कि ग्रोथ होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर सिग्नल मिलते हैं, फिर रिपेयर टिश्यू चालू होता है। अभी देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको अपने आप को मेंटेन करना है। अगर कोई डैमेज हुआ तो उसको रिपेयर करना है, फिर अगर जो भी डैमेज हुआ उसको रिप्लेस भी करना है, और तीसरा कि उसको कंटिन्यूअसली फंक्शन करते रहना, काम करते रहना, वही तो उसकी नीड है। तो वही सारी चीजें जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए चाहिए, उसको जिंदा रखने के लिए चाहिए, वही सारी चीजें सेल्स करता है ना। सारी भी जो एसेंशियल एक्टिविटीज होती है, सो डेट्स वाई उसके अंदर कैपेसिटी है लाइफ की पूरी प्रोसेस को इंडिपेंडेंटली का वर्क करना, कैरी करना। क्या मतलब है उनके इंडिपेंडेंटली, मतलब क्या? जैसे एक ही सेल अपने आप से बिना किसी की हेल्प लिए बिना वो ग्रो कर सकता है, मतलब वो कैपेबल है। इसीलिए तो हमने कहा कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो एक केस स्टडी ऐसे ही हम समझ रहे हैं कि ठीक है चलो, ये वाउंड हुआ, कट लगा, घाव हुआ, तो जैसे ही भरा, वो किसकी वजह से भरा? सेल की वजह से। मतलब उसके अंदर सारी कैपेसिटी है कि ग्रो कर सकता है, वो डिवाइड कर सकता है, सिग्नल कम्युनिकेशन कर सकता है, पूरे फंक्शन रोल प्ले कर सकता है बिना किसी मेजर हेल्प के। जैसे हमने ये एग्जांपल समझा कि अगर ब्रिक्स टूट गए तो बिल्डिंग नहीं बनेगी। मतलब अगर मान लो अगर हम उसको लाइफ बोलते हैं, फॉर एग्जांपल, कि चलो ईंट में भी ब्रिक्स में भी लाइफ है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो क्या अगर ब्रिक्स टूट जाता है तो क्या वो फिर से जुड़ पाएगा? क्या फिर से वो अपने आप से जुड़ पाएगा? क्या वो अपने आप से पूरा का पूरा जैसा था ऐसा बन जाएगा, एज इट इज, नॉर्मल कंडीशन पर? नहीं बनेगा। उसके लिए पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को आना पड़ेगा उस ईंटों को अच्छा करने के लिए, फिर भी वो 100% तो ठीक नहीं हो। लेकिन अगर हम सेल्स की देखें तो सेल्स अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, रिप्लेस भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी होते हैं, और रिस्पॉन्स भी देते हैं। तो ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है। तो उसके अंदर वाले जो भी ऑर्गेनल्स हैं, सेल के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो ऑर्गेनल्स के पास ही इतनी शक्तियां हैं। जैसे न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए है, वो डीएनए आरएनए सिंथेसिस कर सकता है, यानी कि आरएनए को बना सकता है। फिर आ गया ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला जो उसका पेरीफेरी में है, वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, लिपिड सिंथेसिस कर सकता है। लिपिड क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी लेयर बना सकता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है जो सिलेक्टिव बैरियर का काम करता है, किसी को आने देगा, किसी को नहीं आने देगा। अभी जो वाउंड हुआ उसके लिए पूरी एनर्जी लगी हुई, उसको हील करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, तो कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके अंदर नए नए सेल्स बनाने हैं, तो उनको पैक करके ट्रांसपोर्ट भी तो करना है, तो कौन बनाएगा? गोल्गी अपरेटस। लाइसोसोम होते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं, अंदर किसी को डाइजेस्ट करना है तो। साइटोप्लाज्म, सो जनरली साइटोप्लाज्म एक मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनल्स को फ्लोट करने के लिए,
और मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे वो ग्लाइकोलाइसिस वगैरह जो प्रोसेस होती है वो यही होती है, तो वो भी कराता है। फिर साइटोस्केलेटन होता है शेप और सपोर्ट, यानी कि ये जो जैसे हमने देखा था कि ये शेप ऐसा ही कैसे हुआ, तो जैसे मनुष्य का ह्यूमन का जो हाड़ पिंजर होता है वो हमें शेप देता है, ऐसे ही जो पूरा स्केलेटन होता है वैसे ही साइटोस्केलेटन होता है। नॉर्मल स्केलेटन जो हमारा होता है जो हमें शेप देता है, तो ये होता है साइटोस्केलेटन यानी कि सेल का स्केलेटन, उसका भी स्केलेटन होता है, उनको भी हम डिटेल में जानेंगे। तो ये उसके अंदर सारी की सारी कैपेसिटी है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनल इतने हैं सारे काम करने वाले, तो इसी वजह से वो ग्रो कर सकता है, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सकता है, रिप्रोड्यूस भी कर सकता है और रिस्पॉन्स भी करता है स्टिमुलाई। स्टिम्यूल यानी या कि अगर कोई प्रोसेस आसपास हो रही है, कोई घटना घटी, जैसे हमने अभी अभी एग्जांपल देखा कि वाउंड हील हुआ, है ना, पहले घाव लगा, फिर वो हील हो गया, फिर वो अच्छे से नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो घाव लगा वो स्टिम्युलाई थी, और नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में आता है वो रिस्पॉन्स था सेल्स का आसपास के। तो यहाँ की कॉन्सेप्ट क्या कि भाई सेल जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है जिसके अंदर कैपेसिटी है, जो कैपेबल है ग्रोथ करने के लिए, मेटाबॉलिज्म यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोड्यूस अपने आप को डबल करने के लिए, और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप में चेंज ला सकते। फिर सेल रिप्रोड्यूस एंड रिप्लेस द डैमेज सेल, वो माइटोसिस की प्रोसेस होती है, उसके उससे वो रिप्रोड्यूस होता है, जिसको हम सेल डिवीजन बोलेंगे। फिर हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं एक दूसरे से, भले ही केमिस्ट्री सेम हो, लैंग्वेज सेम हो, लेकिन काम अलग अलग कर सकते हैं। उसको हमें एक स्पेशलाइज सेल की कैटेगरी में रखा, जैसे स्किन सेल है तो उसका काम है प्रोटेक्शन का, मसल सेल है तो वो मूवमेंट के लिए काम करते हैं, और नर्वस सिस्टम वाले जो सेल्स हैं नर्व सेल, वो इंफॉर्मेशन को पास करते हैं यानी कि कम्युनिकेशन में रोल हो जाते हैं। कम्युनिकेशन का हमने ये भी देखा यहाँ कि जब वाउंड हील हुआ तो आसपास कैसे पता चला, तो वहां नर्वस सिस्टम के सेल्स होंगे। तो जैसे देखा कि यूनिटी ऑफ लाइफ क्या है, कि हाँ सेल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जनरली हमें कुछ देखने को मिला कि भाई डीएनए भी है, प्रोटीन्स भी है, और सेल मेम्ब्रेन भी देखने को मिल सकती है, और बेसिक केमिस्ट्री भी सिमिलर दिखती है कि भाई डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है। तो डिस्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी सेल्स हैव एग्जिस्ट यूनिटी, तो उससे हमें यह भी पता चला कि भाई हाँ एक कॉमन एंसेस्टर होगा, एक कॉमन सेल्स होगा जो सबसे पहले बना होगा, और उसके बाद म्यूटेशन के कारण, डिवीजन के कारण, और नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि जो नेचर ने सिलेक्ट किया एनवायरनमेंट के हिसाब से जो बेस्ट फिट बेटा उसका सिलेक्ट हुआ, उसकी ये तीन कारणों की वजह से अलग अलग सेल्स बने। अगर हम थोड़ा डीप क्वेश्चन देखें तो ये भी क्वेश्चन है कि भाई चलो राहुल का जो घाव था वो तो हील हो गए, लेकिन क्या वुडन टेबल यानी कि अगर जो लकड़ी का टेबल है अगर उस पे कटा है तो वो हील हो सकता है? जैसा कि हमको पता है नहीं हो सकता, अपने आप तो हो ही नहीं सकता। उसका मतलब है कि लिविंग टिश्यूज जो कट हुआ जो टिश्यू ही था, बॉडी का पार्ट, उसके अंदर कैपेसिटी है ग्रो करने की, उसके अंदर जो सेल्स है उसकी, और डिवाइड करने की। जैसा कि हम जानते हैं कि सेल्स से, बहुत सारे सेल्स से एक टिश्यू लेयर बनती है जिसे हम टिश्यू कहते हैं। बाद में उसी टिश्यू में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स और डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे।
वो एक साथ काम करते हैं और पूरा ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन यानी कि लंग्स होते हैं जो O2 CO2 का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। फिर हार्ट होता है जो ब्लड का सप्लाई करता है पूरी बॉडी को। तो ऐसे ही जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होते हैं वो टिश्यूज से बनते हैं, और टिश्यू अल्टीमेटली कौन से बनता है? सेल्स से। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी लिविंग टिश्यूज है उसके अंदर सेल्स होते हैं। वुड जो होता है वो नॉन लिविंग है, तो उसके अंदर जो रिपेयर, जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने की कैपेसिटी ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है, चलो मान लो कि वो जो एबिलिटी थी डिवाइड करने की वो ही खत्म हो जाए तो। मान लो ये वाउंड हिल है, वाउंड है, जनरली हील होता है। अभी किसकी वजह से? सेल्स की वजह से, सराउंडिंग सेल्स की वजह से। मान लो ये एक से दो हो ही ना पाए तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि भाई डेड सेल रहेंगे, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, रिप्लेस भी कर नहीं पाएंगे, और यहां से खून बहता रहे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल, ह्यूमन जी नहीं सकेंगे। सो ये जो काम है वो बहुत ही एसेंशियल होता है सेल्स का रिप्रोड्यूस करना। फिर अगर देखें कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है, तो हमने वो तो ऑलरेडी देखा ही है कि भाई सारी एसेंशियल लाइफ की जो प्रोसेस है वो सेल्स कर सकता है, कैपेबल है, इंडिपेंडेंटली कर सकता है। एनर्जी प्रोडक्शन देखो, प्रोटीन सिंथेसिस देखो, कम्युनिकेशन देखो, रिप्रोडक्शन देखो, हर चीज तो कर सकता है। चलिए, अभी केस स्टडी हुई तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्स फॉर द हीलिंग राहुल वाह। तो सीधी सी बात है, ऑर्गन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, टिश्यू भी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ कौन सा है? सेल्स है। प्रोटीन तो सेल्स के अंदर होते हैं, प्रोसेस, लेकिन प्रोटीन को बनाने की प्रोसेस कौन करता है? सेल करता है। तो इसीलिए इसका आंसर सेल आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच प्रोसेस वॉज मोस्ट इंपोर्टेंट ड्यूरिंग द वाउंड हीलिंग। क्या डाइजेशन इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे कि हम जो घाव लगा तब हम खा रहे हैं तो उसकी वजह से वो हील हो गया? नहीं, फोटोसिंथेसिस तो हम करते ही नहीं है, वो तो प्लांट करते हैं। ओस्मोसिस का यहाँ रोल ही नहीं, क्योंकि वो तो सेल लेवल पे है, हमें तो घाव लगा है टिश्यू पे। तो राइट आंसर है सेल डिवीजन। यही प्रोसेस है जिसकी वजह से बहुत सारे सेल्स बने और उसको कवर कर सके। थर्ड क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई सेल आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्वेश्चंस देख सकते हो हम, ऑप्शन देख लेते हैं हम। दे आर द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर, लार्ज तो नहीं कह सकते उसको। दे आर विजिबल टू द नेकेड आई, नहीं हम देख भी नहीं सकते, विजिबल नेकेड आई से नहीं देख सकते, जनरली नहीं देख सकते। ह्यूमन सेल की बात की जाए या फिर जनरल जो सेल्स होते हैं उसकी बात की। दे परफॉर्म ऑल बेसिक लाइफ फंक्शन, हाँ। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई सेल आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें तो नेकेड आई से कई सारे सेल्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे एग है, फिर फोक सेल देखा हमने, तो देख तो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कौन सी चीज है जो एक्सप्लेन करते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल से, ये नहीं कि सच बात क्या। ये क्वेश्चन ये है कि
फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल से, उस हिसाब से सच बात क्या, उस हिसाब से सी इज द आंसर कि दे परफॉर्म ऑल बेसिक लाइफ फंक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है दे कंटेन ओनली प्रोटीन। नहीं, वो डीएनए कैरी करता है, केमिकल, शुगर, लिपिड्स। और वो, ये जो स्टेटमेंट है वो डिसाइड नहीं करता कि जो सेल्स है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, विच सेल कैरेक्टरिस्टिक follow healing to occur? Ability to divide, ability to photosynthesis, ability to fly, ability to produce chlorophyll 2। अब ये फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल 2 प्लांट में होते हैं, लेकिन अगर इस केस स्टडी की बात की जाए तो ये एनिमल में हुआ है, पर्टिकुलरली ह्यूमन में। और ये एबिलिटी फोटोसिंथेसिस की और क्लोरोफिल की, अगर मान लो प्लांट में भी घाव लगा तो ये एबिलिटी हीलिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हीलिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फूटना तो ऑप्शन ही निकल गया। एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि डिवाइड होना, सेल डिवीजन होना, एक से दो होना। जैसा कि हमने देखा ये इंजर्ड स्किन थी, वो हील हो गई। तो ये केस स्टडी हमें समझाती है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, सारी प्रोसेस सेल्यूलर लेवल पे होती है। और सेल जो होता है वो सारी प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, ये तो केस स्टडी हुई बैचलर लेवल पे। अभी हम जाते हैं मास्टर लेवल की केस स्टडी। सो केस स्टडी का टाइटल है रीजनरेशन आफ्टर टॉक्सिक इंजरी, हाउ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन लाइफ। तो टाइटल से पता चल